नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, क्लास 12 पार्ट 1 अकाउंट ऑलरेडी ये चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया था, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है साझेदारी पीढ़ी का वार्षिक हिसाब वित्तीय पत्रक। इंग्लिश में इसे कहते हैं फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फ्रेम। ये चैप्टर एक ही क्वेश्चन आता है सेक्शन एफ में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर इस टाइप के सवालों को बहुत ही दिक्कत पड़ती है एंट्री वगैरह देने में। बट सच कहता हूँ बच्चों, इसकी एंट्री काफ़ी ज़्यादा इजी है, डोंट वरी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर तुमने मेरा एक वीडियो भी देख लिया ना, मैं गारंटी देता हूँ बच्चों कि हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको क्लियर हो ही जाएगा। तो बच्चों ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लेने वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मार्च 20 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन मार्च 19 में पूछा गया क्वेश्चन है, स्वाध्याय का 9वां क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चों हम स्वाध्याय का 9वां क्वेश्चन लेने वाले। क्या नाम है? पार्थिक और प्रिया। पार्थिक और प्रिया एक साझेदार पीढ़ी के साझेदार हैं। 31/3/2017 के रोज सकल तलपट और समायोजन से साझेदारी पीढ़ी का क्या तैयार करना है? वार्षिक हिसाब। बच्चों इंग्लिश मीडियम का बच्चा होगा या गुजराती मीडियम का बच्चा होगा, डोंट वरी, टेंशन ले मत। मैं हर एक चीज़ में कुछ वर्ड बोलते रहूँगा जिससे आपको आइडिया आ जाएगा। लेकिन फ़र्क इतना होगा बच्चों, थोड़ी सी लैंग्वेज में इशू होगी, लेकिन आपको करना क्या होगा, टेक्स्ट बुक साथ में लेकर बैठना। ठीक है, हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो, टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठोगे तो आई थिंक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखोगे पार्थिक और प्रिया साझेदारी पीढ़ी का यहाँ पर अनुपात नहीं दिया है कि कितने रेशियो में इसको कन्वर्ट करना है, वो रेशियो नहीं दिया है। तो जब भी बच्चों सवाल के अंदर रेशियो ना दिया गया हो तो अपनी मर्जी से रेशियो मान लेने का। क्या? 1:1, 1:1। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? चलिए सबसे पहले बच्चों यहाँ पर जो दिया गया ये इसे हम कहते हैं बॉक्स सकल तलपट, यानी कि ये आपका एक तरीके का है ट्रायल बैलेंस शीट है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर नीचे जो दिया होता है ये जो होता है समायोजन, इसी समायोजन को इंग्लिश में कहते हैं एडजस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, हवाला कहते हैं गुजराती में। ठीक है बच्चों, चलिए ये जो समायोजन लिखा हुआ है इसी को हम कहते हैं यहाँ पर एडजस्टमेंट, मतलब कि समायोजन। ठीक है बच्चों, टेक्स्ट बुक लेके बैठोगे तो आई थिंक आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए एक एक करके हम टिक करते हैं। समायोजन को सकल तलपट में अंदर हम टिक करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ पर देखो पहले क्या लिखा है? पूंजी। तो भाई पूंजी पे हम क्या करेंगे? राउंड करेंगे। क्यों? क्योंकि समायोजन है, एडजस्टमेंट है, इसलिए। आगे क्या है? आरण। तो भाई आरण पे भी समायोजन है, तो आरण पे भी हम क्या करेंगे? राउंड करेंगे। जैसे मैं राउंड कर रहा हूँ बच्चों, वैसे ही आपको करना है। स्टेप नंबर 1 में हमेशा याद रखना है, सबसे पहले पूंजी पे राउंड करेंगे, फिर आरण पे करेंगे। उसके बाद आगे देखो बच्चों, आगे क्या लिखा है? 10,000 रुपया उधार बिक्री का लेखा करना बाकी है। तो बिक्री, तो बच्चों बिक्री पे राउंड करो, तो यहाँ पर राउंड कर दिया। आगे बिक्री बही में योग भूल से 2,000 रुपया ज़्यादा गिना गया है। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी टेक्निक सिखाने वाला हूँ। अभी तक आप लोग ने देखा होगा कि एडजस्टमेंट के समायोजन के 2 इफेक्ट होते हैं, लेकिन इसी सवाल के अंदर समायोजन के 1 इफेक्ट भी होगा। ये पहली बार आपने देखा होगा, लेकिन क्यों होगा इसके पीछे का रीज़न भी समझ लो बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो जब भी कभी सवाल के अंदर बच्चों आपको बिक्री का योग भूल से 2,000 रुपया ज़्यादा गिना है, बच्चों जब भी कभी ऐसा लिखा हुआ है कि भूल से बिक्री बही का योग ज़्यादा गिना है, तो याद रखना बच्चों, जब भी कभी बिक्री बही का योग ज़्यादा लिखा हो, ज़्यादा मतलब यहाँ पर इंग्लिश में अगर बात करूँ बच्चों क्या लिखा होगा? इंग्लिश में यहाँ पर लिखा होगा कि ओवर कोस्ट बाय 2,000। ओवर कोस्ट मतलब ज़्यादा लिख दिया गया है वैल्यू। ठीक है, अधिक लिख दिया गया है। ठीक है, वधारो लिख दिया है। तो बच्चों आपको हमेशा क्या करना है? बिक्री में से क्या करना है? माइनस करना है। व्यापार खाते के क्या करेंगे? बिक्री में जाएंगे, सेल्स में से क्या करेंगे? इसको लेस करेंगे, माइनस करेंगे। बोलो बच्चों, इसकी एक ही एंट्री होगी, कहाँ पर होगी? व्यापार खाते के बिक्री में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? इसकी कितनी इफेक्ट होगी? ओनली 1 इफेक्ट होगी। ठीक है, और भाई ये तो उधार बिक्री, इसकी तो 2 इफेक्ट होने वाली है। आगे बात करते हैं
तीसरा 2000 रुपया डूबतरो अप्लिकेट करना है और 5% डूबतरो अनामत भाई किस पे ऊपर देनदार। तो बच्चों यहाँ पर लेना लिखा है, यहाँ पर देना। बच्चों लेना मतलब होता है देनदार और देना मतलब होता है लेनदार। ये माइंड में क्लियर कर लो बेटा, ठीक है बच्चों। फिर से यहाँ पर लेना मतलब होता है बेटा देनदार, देना मतलब क्या होता है लेनदार। बेटा यहाँ पर इंग्लिश में इसको कहते हैं रिसीवेबल, रिसीवेबल को कहते हैं बेटा यहाँ पर डेटर्स, और यहाँ पर पेबल को कहते हैं बेटा यहाँ पर क्रेडिटर। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर चौथा पॉइंट क्या लिखा है बच्चों, तो यहाँ पर क्या, सॉरी तीसरा पॉइंट में यहाँ पर देनदार, तो देनदार पे हम क्या करेंगे, हम राउंड करेंगे। आगे यहाँ पर फर्नीचर फिक्सिंग बेकार हो गया है, वहाँ लिखना ही बाकी है, तो फर्नीचर फिक्सिंग पे हम क्या करेंगे, राउंड करेंगे। तो ये रहा फर्नीचर फिक्सिंग पे हमने राउंड कर दिया। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर पांचवा, एक ग्राहक को संपूर्ण माल समय पर प्रदान न करने पर के करार में कोर्ट में 4000 रुपया चुराने का दावा स्वीकार किया। अब बच्चों याद रखना, अगर सवाल के अंदर ऐसा लिखा हो कि प्रदान न करने के करार में कोर्ट 4000 रुपया चुराने का दावा मंजूर करती है। बच्चों तो भी सोचो, अगर आपने कोई चीज़ मंगवाया कि भाई मुझे कल के कल 10,000 रुपये का माल चाहिए, ठीक है, और आपने मंगाया कल और देने आ गया परसों, ज़रूरत थी आपको कल, आ गया परसों, तो क्या करोगे आप, तो आप क्या करोगे, केस करोगे ना उनके ऊपर। तो भाई यही काम यहाँ पर भी किया गया। और बच्चों जब भी कभी ऐसा लिखा हुआ आएगा तो आपको हमेशा माइंड में क्लियर करना है। तो बच्चा इसके क्या होगी, 2 एंट्री होगी। एक एंट्री हम कहाँ लिखेंगे, एक एंट्री लिखेंगे लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में, और दूसरी एंट्री लिखेंगे आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व बाजू, ठीक है। फर्स्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, एंड सेकंड इफेक्ट आपका आएगा बड़ा बैलेंस शीट के बैलेंस शीट के बनाओगे बड़ा आप किस साइड, कैपिटल बाजू, ठीक है। क्लियर कॉन्सेप्ट। आगे बात करते बड़ा। फिर क्या लिखा है, छठा पॉइंट, आदत मजदूरी। आदत मजदूरी मतलब होता है चुकाना बाकी मजदूरी। 2000 रुपया मजदूरी खाते में लिखा है। हाँ भाई यही तो लिखना था, बिल्कुल सही बात है, आपने सही लिखा है। आगे क्वेश्चन पढ़ो, परंतु आदत मजदूरी खाता सकल तलपट में लिखना रह गया। मतलब कहने का मतलब ये कि जो चुकाना बाकी मजदूरी था उसकी एक एंट्री मजदूरी खाता उन्होंने लिख दिया, हाँ यहाँ तक लिख दिया भाई, एक इफेक्ट तो यहीं पे हो गया। और दूसरा क्या किया भाई, लिखना बाकी है, लिखना बाकी है ना, तो लिख दो। तो भाई इसकी कितनी एंट्री होगी, इसकी ओनली एक ही एंट्री होगी। क्यों भाई एक ही एंट्री क्यों होगी, क्योंकि एक तो उन्होंने पहले से मजदूरी में लिख दिया है, तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे में यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में मतलब कि आर्थिक चिट्ठा में नहीं लिखा है, तो भाई लिखना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है बच्चों, 2000 रुपया वहाँ पर जाकर के लिख देना है। कहाँ पर लिखोगे, आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको सारे समायोजन क्लियर हो गया होगा। अब बड़ा यहाँ पर जाते हैं स्टेप नंबर 2। आगे बढ़ाइए। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है बच्चों, अब यहाँ पर देखना है कौन सी एंट्री कहाँ जाती है, उसे भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। बच्चों आहरण कहाँ पर लिखेंगे, आहरण लिखेंगे हम साझेदारी के पूंजी खाते के उधार बाजू। तो यहाँ पर लिखेंगे साझेदारी के पूंजी खाते के उधार बाजू, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों। कैपिटल पार्टनर के डेबिट साइड में लिखेंगे। आगे यहाँ पर क्या है, खरीदी की शुद्ध लागत। बच्चों इसका यहाँ पर दिया हुआ आपको हिंट, यानी इसका मतलब क्या है, खरीदी। तो बच्चों इसकी एंट्री कहाँ लिखेंगे, व्यापार खाते के उधार पक्ष में, व्यापार खाते के उधार पक्ष में। क्लियर हो गया। आगे माल स्टॉक। बच्चों यहाँ पर तारीख लिखा है क्या, 31 दिन। बच्चों ये कौन सी तारीख होगी, अंतिम स्टॉक होगी। तो बच्चों इसकी दूसरी इफेक्ट का इसकी इफेक्ट कहाँ पर जाएगी, यहाँ पर जाएगी आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना में। कहाँ लिखेंगे, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना में। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए देनदार, भाई देनदार हमारी क्या है, संपत्ति है, तो कहाँ लिखेंगे, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना में। क्लियर हो गया। आगे मजदूरी वेतन। बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होते हैं बच्चों। अगर सवाल के अंदर मजदूरी वेतन पहले मजदूरी लिखा है तो इसकी एंट्री कहाँ जाएगी, व्यापार खाते के उधार पक्ष में। कहाँ पर जाएगी, व्यापार खाते के उधार पक्ष में।
तो बच्चों अगर यहाँ पर पहले वेतन लिखा होता तो कहाँ लिखते हैं, तो लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में। क्लियर हो गया। पहले क्या लिखा है, मजदूरी लिखा है, बेसिस लिखा है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट। आगे व्यापार खर्च, बच्चों व्यापार खर्च कहाँ जाएगा, लाभ हानि खाते के उधार में, लाभ हानि खाते के उधार में। मकान, मकान क्या है, हमारी संपत्ति है, तो कहाँ जाएगा, संपत्ति लेना में, आर्थिक चिट्ठा की संपत्ति। फर्नीचर फिक्सर, ये भी हमारी क्या है, संपत्ति, तो कहाँ लिखेंगे, संपत्ति लेना में। ऑफिस साधन, ये भी क्या है, हमारी संपत्ति, तो कहाँ लिखेंगे, संपत्ति लेना में। पैकिंग सामग्री का स्टॉक, तो बच्चों पैकिंग सामग्री का स्टॉक, ये भी क्या है, हमारी संपत्ति, तो लिखेंगे संपत्ति लेना में। रोकड़ शेष बच्चों हमारा क्या है, संपत्ति, तो यहाँ पर लिखेंगे हम आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना, मतलब कि ट्रायल बैलेंस शीट के बड़ा यहाँ पर एसेट साइड, ये भी एसेट्स, ये भी एसेट्स, ये भी एसेट, ये भी एसेट्स। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए आगे आते हैं जमा साइड। तो बच्चों पूंजी कहाँ पर जाएगा, साझेदार के पूंजी खाते के जमा पक्ष में। क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए, तो यहाँ पर लिखेंगे साझेदार के पूंजी खाते के जमा पक्ष में। बिक्री कहाँ पर आएगा, व्यापार खाते के जमा पक्ष में, व्यापार खाते के जमा पक्ष में। लेनदार, लेनदार हमारी क्या है बच्चों, दायित्व है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में, आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में। नमूने के रूप में बांटा माल, बच्चों ये वाला टॉपिक आपको माइंड में क्लियर करो। नमूने के रूप में बांटा माल, ये आपको खरीदी में से क्या करना होता है, माइनस करना होता है बच्चों। फिर से क्या बोला मैंने, खरीदी में से आपको माइनस करना होता है। कहाँ लिखेंगे, व्यापार खाते के उधार पक्ष में, व्यापार खाते के उधार पक्ष में। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है बच्चों, आपका दायित्व होता है, तो कहाँ पर लिखेंगे हम, आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व बाजू, तो यहाँ पर लिखेंगे पूंजी दायित्व बाजू। क्लियर हो गया बच्चों। सारी एंट्री, कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी, वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं स्टेप नंबर 3। अब देखो बच्चों यहाँ पर कोई छुपा हुआ समायोजन तो नहीं है, तो बड़ा कोई तारीख, कोई परसेंटेज, कोई महीना, कोई वो दिया हो, अगर ऐसे चीज़ दिखाई तो समझ जाना वो क्या होगा, छुपा हुआ समायोजन, गुप्त समायोजन। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है। अब आते हैं स्टेप नंबर 4। भाई शुरुआत कैसे करेंगे और कौन कौन सा खाता बनाया जाएगा उसे देख लेते हैं। तो बच्चों इसके अंदर कौन कौन से खाते बनाए जाएंगे, कौन कौन सा अकाउंट बनाया जाएगा, चलो देख लेते हैं कौन कौन से अकाउंट रेडी करना है। क्लियर बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको रेडी करना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता। दूसरा आपको रेडी करना है लाभ हानि खाता, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड थर्ड नंबर की एंट्री आपको रेडी करना पड़ा यहाँ पर लाभ हानि वितरण खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एसोसिएट में अकाउंट। ठीक है बच्चों। एंड फोर्थ नंबर का बड़ा यहाँ पर साझेदारों का पूंजी खाता, ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर बच्चों। आगे लास्ट एंड फाइनल अकाउंट में आपको पक्की तौर पर मतलब आर्थिक चिट्ठा रेडी करना रहेगा। क्लियर हो गया बच्चों। आई होप आपको ये सारे अकाउंट पता चल गया कौन कौन से अकाउंट रेडी करना है। बच्चों थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी, लेकिन ये है कि बड़ा आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोऑपरेट करना। ठीक है बच्चों, क्योंकि वीडियो तो सिंपल सी बात है, लंबी तो होगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा और एकदम डिटेल में समझाऊंगा तो भाई तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलो बच्चे शुरुआत करते हैं। हमेशा हम क्या करेंगे, जमा साइड से शुरुआत करेंगे। आप कहीं से भी करो बस, लेकिन हमारा जो तरीका होता है बच्चों एकदम अलग होता है। तो आपको हमेशा जमा बाजू से शुरुआत करेंगे, यहाँ से करते करते हम उधार साइड जाएंगे। क्लियर, जिससे एक भी एंट्री हमारी छूटेगी नहीं। चलिए पहला क्या लिखा है, पूंजी। बच्चों पूंजी के ऊपर समायोजन है, तो भाई पूंजी कहाँ पर जाएगा, तो जाएगा मतलब कहाँ पर जाएगा, साझेदार के पूंजी खाते के जमा पक्ष में। क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए। चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है साझेदार के पूंजी खाते के जमा साइड में लिखेंगे शेष आगे लाए। पार्थी के खाने में लिखेंगे 24,000, प्रिया के खाने में लिखेंगे 16,000। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री। आगे बच्चों देखो इसके ऊपर समायोजन है। क्या समायोजन, देखो बड़ा पूंजी पर 8% आपको क्या निकालना है बच्चों, ब्याज निकालना है। चलिए निकालते हैं, कैसे निकाला जाता है एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बच्चों यहाँ पर हम निकालेंगे पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज। अब बच्चों 24,000 का 8% करो बच्चों। क्या करोगे, 24,000 का 8%। तो यहाँ पर लिखेंगे 24,000 गुणे 8%। तो कितना है बच्चों, यहाँ पर आएगा 1920। तो यहाँ पर लिखेंगे पार्थिक में 1920। चलिए
दूसरा क्या है 16,000, तो 16,000 का कितना करेंगे 8%, तो यहाँ पर कितना आया 1280, तो यहाँ लिखेंगे 1280। बच्चों एक एंट्री तो हमारी यहाँ पर हो गई, इसकी दूसरी एंट्री कहाँ हो जाएगी बच्चों, इसकी दूसरी एंट्री उल्टा जाएगी। यहाँ पर जमा में लिखा है तो दूसरी एंट्री कहाँ जाएगा, लाभ हानि वितरण खाते की उधार में। यहाँ पर जमा है तो यहाँ पर क्या आएगा उधार में, तो यहाँ लिखेंगे हम पूंजी पर ब्याज। क्या है पार्थिक, तो पार्थिक और प्रिय। पार्थिक का कितना है 90/20, प्रिय का कितना है 1280। दोनों का टोटल मारो बच्चों, दोनों का टोटल मारोगे कितना आएगा 3,200। बोलो बच्चों पहली एंट्री ये रही, दूसरी एंट्री ये रही। क्लियर हो गया बच्चों। याद रखना एडजस्टमेंट समायोजन की हमेशा कितनी एंट्री होगी, 2 एंट्री होगी। क्लियर बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की। दूसरा क्या लिखा है बच्चों, बिक्री। बिक्री के ऊपर भी समायोजन है, तो बिक्री कहाँ लिखेंगे, व्यापार खाते के जमा पक्ष में। तो यहाँ पर देखो बेटा व्यापार खाते के जमा पक्ष में लिख दिया बिक्री, कितना लिखा है बच्चों 2 लाख रुपए। क्लियर हो गया। आगे देखो समायोजन क्या लिखा हुआ है, तो बच्चों यहाँ पर समायोजन लिखा है, दूसरा एंट्री में लिखा है बिक्री 10,000 रुपया उधार बिक्री का लेखा करना बाकी है। बाकी है मतलब क्या करना बच्चों बोले, याद रखना उधार बिक्री का संबंध किसके साथ है बच्चों, देनदार के साथ है। अगर बच्चों बिक्री में प्लस करते हो तो देनदार में भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना होगा। फिर से अगर बिक्री में प्लस करोगे तो देनदार में भी प्लस करना होगा, अगर बिक्री में माइनस करोगे तो देनदार में भी माइनस करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गया। तो यहाँ पर भाई अगर बिक्री में लिखना बाकी है तो देनदार में भी लिखना बाकी होगा, क्योंकि भाई दोनों क्या है एक दूसरे से रिलेटेड है। भाई बिक्री का संबंध देनदार के साथ, तो बिक्री में प्लस करोगे तो देनदार में भी प्लस करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा 2 लाख, यहाँ पर क्या करेंगे हम प्लस नहीं लिखी उधार बिक्री 2 लाख में 10,000 प्लस करेंगे कितना आएगा 2,10,000। तो बच्चों इसकी दूसरी असर कहाँ पर जाएगी, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति में देनदार में प्लस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देनदार लिखा है, देनदार अभी अमाउंट मत लिखो बेटा, बाद में तो लिखेंगे हम, पर यहाँ पर फिर भी मैंने लिख दिया 48,000 और नहीं लिखी उधार बिक्री कितना होगा 10,000 रुपया, दोनों को प्लस कर दिया कितना है 58,000 रुपया। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए इसकी 2 असर हो गई, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट एंट्री क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पर देना मतलब लेनदार। लेनदार कितना दिया बच्चों 30,000, कोई समायोजन नहीं, कहाँ पर जाएगा आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में। चलिए लिख देते हैं, ये रहा आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में क्या लिखेंगे, देना मतलब लेनदार, लिख दिया 30,000 रुपया। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की ओर। नेक्स्ट क्या है, नमूने के रूप में माल बांटा। नमूने के रूप में मतलब कुछ डिस्ट्रीब्यूट एज ए सिंपल। तो बच्चों ये हम क्या करेंगे, अब व्यापार खाते के उधार साइड जाएंगे, खरीदी में से क्या करेंगे माइनस। चलिए लिखते हैं, व्यापार खाते के उधार साइड में लिखेंगे नमूने के रूप में माल बांटा 2,000 रुपये, खरीदी में से क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे। क्लियर बच्चों। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट एंट्री। बच्चों क्या लिखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पर जाएगा, आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में। चलिए लिखते हैं, यहाँ पर देखो पक्की तलपट आर्थिक चिट्ठा पूंजी दायित्व में कहाँ पर लिखा है BOD मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 14,000 रुपया। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री। अब बच्चों देखो हमारा जमा साइड की पूरी एंट्री हो गई। अब हम किस साइड आएंगे, अब हम आएंगे उधार साइड। क्लियर हो गया। एक एक एंट्री बेटा यहाँ पर डिटेल में समझा रहा हूँ, समझना डिटेल से बच्चों, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ बेटा, लाइक बनता है, एक लाइक तो कर दो बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखो बेटा, यहाँ पर क्या लिखा है आहरण। आहरण कहाँ पर जाएगा बच्चों, आहरण जाएगा यहाँ पर साइडर के पूंजी खाते की उधार साइड। तो हम क्या लिखेंगे आहरण खाता। देखो बच्चों लिख दिया आहरण कितना, पार्थिव खाने में लिखा 4800 और प्रिय खाने में लिखा 3200। और यहाँ पर मैंने 1/10 क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर तारीख आपको दी थी 1/10, इसलिए मैंने यहाँ पर 1/10 आगे आगे करके लिख दिया, आगे पीछे करके लिख दिया। डोंट वरी, आप एक साथ लिखोगे तो भी कोई तकलीफ की बात नहीं बच्चों, जिससे आपको ईजी पड़ेगा, ठीक है बच्चों। मैंने आपको खाली समझाने के लिए लिखा है, डोंट वरी, ठीक है। चलिए अब देखते बेटा इसके ऊपर समायोजन है, समायोजन देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखो बच्चों आहरण पे क्या लिखा है, आहरण पे 12% ब्याज गिनना है। आगे क्या बोला है, पार्थिव के प्रति मास के अंत में। बच्चों कौन सा वर्ड लिखा हुआ आ गया, कौन सा वर्ड लिखा हुआ आ गया,
प्रति मास के अंत में। बच्चों चैप्टर नंबर 1 याद करो अकाउंट का, जब भी सवाल के अंदर क्या लिखा होता था, प्रति मास के अंत में लिखा होगा तो हम क्या लिखते थे, 66/12। क्लियर हो गया, क्या लिखते थे, 66/12। और कितना % से निकालेंगे, 12% से। ये तो कैसे निकालेंगे पार्थिक का बड़ा, चलो मैं नोट करके मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर मैं निकाल के आपको बता रहा हूँ क्या है पार्थिक। तो पहले हम पार्थिक का निकालेंगे बच्चों। तो यहाँ पर पार्थिक का कितना रुपया दिया बच्चों, 400। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 400 गुणे क्या बोला, प्रति मास के अंत में, मतलब कि 66/12। और कितना % दिया बच्चों, 12%। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12/100। तो बच्चों कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पर गुणेंगे 400 गुणे करेंगे 66, फिर गुणे करेंगे 12, डिवाइड करेंगे 12, फिर डिवाइड करेंगे 100। तो बच्चों कितना आ गया यहाँ पर, 264। क्लियर हो गया। तो पार्थिक का कितना आया ब्याज बेटो, 264। तो हम 264 लिख देंगे आहरण पर ब्याज, लिख दिया आहरण पर ब्याज। पार्थिव का कितना है, 264। अब हम किसका निकालेंगे, प्रिया का। चलिए प्रिया का निकालते हैं। अब देखो बच्चों, प्रिया का निकालने से पहले बच्चों यहाँ पर आपको एक तारीख दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1/10/2016। तो प्रिया के लिए यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं दिया। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर पार्थिव का आपने 400 रुपया क्यों लिया, आपने 4800 क्यों नहीं लिया, राइट। बच्चों यहाँ पर पार्थिव की अमाउंट आपको दिया है, उसने कहा भाई 400 पे आपको निकालना है, इसलिए हमने 400 पे निकाला। क्लियर। प्रिया के लिए यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं दिया। तो प्रिया के लिए जो अमाउंट दिया है, देखो क्या दिया, टैक्स बुक के अंदर क्या दिया भाई, प्रिया के लिए यहाँ पर दिया 3200। हम 3200 के ऊपर निकालेंगे। चलिए यहाँ पर निकालेंगे प्रिया का कितना बच्चों, 3200। तो यहाँ लिखेंगे 3200। अब बच्चों आपको एक तारीख दिया है, क्या तारीख दिया है, 1/10/2016। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/10/2016। और हमारा महीना का पूरा हो रहा है 31/3/2000, क्या लिखा है, 2017। क्लियर हो गया बच्चों। 10 से गिनना शुरू करो, 3 पे आके अटक जाओ। तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, कितने महीना हुआ बच्चों, तो 6 महीना हुआ। तो 3200 गुणे 6/12 गुणे कितना % दिया बच्चों, 12%। तो यहाँ करेंगे हम 12/100। चलिए हम निकालते बच्चों, कैसे निकालेंगे, यहाँ पर निकालो। यहाँ पर तो हम करेंगे 3200 गुणे 6 गुणे 12, डिवाइड करेंगे 12 से, भाग करेंगे फिर से 100 से। तो कितना आया, 192 आ गया। क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर यहाँ तक। अब हम लिखेंगे आहरण पर ब्याज, प्रिया के खाने में लिखेंगे 192 रुपया। तो प्रिया के खाने में लिखेंगे 192 रुपया। आई होप आपको ये पहली एंट्री क्लियर हो गई बच्चों। इसकी पहली एंट्री यहाँ पर हो गई। इसकी दूसरी एंट्री बच्चों उधार है, तो दूसरी एंट्री कहाँ पर जाएगी, जमा में जाएगी। दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, इधर जमा, उधर उधार में। तो दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ हानि खाते वितरण खाते में लिखेंगे आहरण पर ब्याज, क्या है, प्रिया और पार्थिक। पार्थिक का कितना है बच्चों, पार्थिक का है 264, प्रिया का है 192। तो यहाँ लिखेंगे 264 और 192, दोनों को जोड़ेंगे बच्चों, कितना आएगा, दोनों को जोड़ने पे आएगा 456। क्लियर हो गया बच्चों। आई होप आपको 2 एंट्री क्लियर, पहली एंट्री ये रही, दूसरी एंट्री ये रही। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट क्या लिखा बच्चों, खरीदी की लागत कीमत। कितना दिया बच्चों, खरीदी आपको दिया 1,06,000। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1,06,000। कहाँ लिखेंगे, व्यापार खाते के उधार पक्ष में खरीदी के अंदर लिखेंगे 1,06,000। क्लियर बच्चों। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट क्या बड़ा, माल स्टॉक। अंतिम तारीख दिया, तो अंतिम स्टॉक कहाँ लिखेंगे, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना साइड। क्या लिखेंगे, यहाँ पर आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना में क्या लिखेंगे, अंतिम स्टॉक कितना है, 28,000। क्लियर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चों, देनदार। तो देनदार के ऊपर क्या है बच्चों, समायोजन। लेना लिखा है ना, तो उसके ऊपर क्या है, समायोजन है। तो क्या समायोजन है, पढ़ो बड़ा। क्या लिखा है यहाँ पर, 2,000 रुपया डुबटोन अपलिखित करो और 5% डुबटोन अनामत का प्रावधान करना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझो। देनदार क्या है बच्चों, हमारी संपत्ति है। तो संपत्ति में लिखेंगे हम यहाँ पर। चलिए
देन दर कितना 48,000। अब उसमें से बच्चों हमने एक ये 10,000 कहाँ से आया बच्चों, जो हमने बताया था आपको नई लिखी उधार खरीदी की बिक्री, उसमें से इसको प्लस किया तो कितना आया 58,000। अब आगे क्या बोला बच्चों, समायोजन में क्या बोला है, समायोजन बोला है 2,000 रुपया आप लिखित करना डूबट ऋण। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस करेंगे, माइनस डूबत ऋण कितना बच्चों 2,000 रुपया, माइनस करेंगे बच्चों तो कितना आएगा यहाँ पर 56,000। अब आगे क्या बोला बच्चों, तो 5% डूबतो अनामत, तो बच्चों 56,000 का हम क्या करेंगे 5% डूबतो अनामत, तो माइनस डूबत ऋण अनामत, तो 56,000 गुणे 5%। तो बच्चों 56,000 का 5% करो, 56,000 का 5% करेंगे कितना आएगा 2800, माइनस करेंगे बच्चों कितना आएगा, यहाँ पर आएगा बाहर 53,200। अब बच्चों इसकी यहाँ पर माइनस है तो हम क्या करेंगे साइड चेंज, माइनस है तो कहाँ करेंगे साइड चेंज। इधर हम जमा साइड में लिखा है तो लाभ हानि खाते किस साइड जाएगा, उधार साइड में जाएगा। क्लियर होगा बच्चों, लाभ हानि खाते के उधार में लिखेंगे बच्चों डूबट ऋण ओल्ड, डूबट ऋण न्यू, डूबट ऋण न्यू। और बच्चों ओल्ड मतलब क्या होता है सकल तौर पर, न्यू मतलब जो हमने अभी निकाला नया समायोजन पर से, तो न्यू। तो बच्चों यहाँ पर डूबट ऋण हमने कितना निकाला था बच्चों 2,000 रुपया, और डूबट ऋण अनामत कितना निकाला हमने 5% निकाला तो कितना आएगा बच्चों 2800। क्लियर हो गया। अब डूबट ऋण ओल्ड मतलब जो सकल तलपट में दिया होगा वो जब आएगा तब हम देख लेंगे। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो क्या लिखा है, मजदूरी वेतन 10,000। कहाँ जाएगा बच्चों, मजदूरी लिखा है तो व्यापार खाते के उधार पक्ष में, तो व्यापार खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे मजदूरी वेतन 10,000। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या लिखा है बच्चों, व्यापार खर्च। तो बच्चों व्यापार खर्च कहाँ पर जाएगा, लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में जाएगा। तो यहाँ पर लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे व्यापार खर्च 16,000 रुपया। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चों, मकान। मकान कहाँ लिखेंगे, मकान हमारी संपत्ति है, कहाँ लिखेंगे आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति में लिखेंगे। तो ये रहा बच्चों मकान 50,000 रुपया, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना साइड। क्लियर हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री। दूसरा क्या है बच्चों, फर्नीचर फिक्सर। क्या है हमारी संपत्ति, इसके ऊपर क्या है बच्चों समायोजन। क्या समायोजन है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि 4,000 रुपये फिटिंग्स बेकार हो गया है, जो बही में लिखना बाकी है बच्चों। यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, क्या हो गया 4,000 रुपये आपका बेकार हो गया है, वेस्ट हो गया है, नुकसान हो गया है, तो हम क्या करेंगे बच्चों माइनस करेंगे। फर्नीचर फिक्सर कितना दिया बच्चों आपको 10,000, उसमें से 4,000 क्या करेंगे माइनस करेंगे, नुकसान हो गया है। तो कहाँ पर लिखेंगे संपत्ति में, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति में लिखेंगे बच्चों फर्नीचर फिक्सिंग 10,000, उसमें से माइनस करेंगे नुकसान 4,000 रुपया। अब बच्चों माइनस आया है तो माइनस होगा तो क्या करेंगे साइड चेंज, माइनस होगा तो क्या करेंगे साइड चेंज, प्लस होगा तो सेम साइड। बच्चों माइनस हो रहा है मतलब जमा साइड में, तो दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी लाभ हानि खाते की उधार साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे फर्नीचर फिक्सर पे नुकसान कितना 4,000 रुपया। लाभ हानि खाते के उधार साइड में लिखेंगे बच्चों फर्नीचर फिक्सर से 4,000 रुपया। क्लियर बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चों, ऑफिस साधन हमारी क्या है संपत्ति है, तो कहाँ लिखेंगे आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति में लिखेंगे, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति में लिखेंगे ऑफिस साधन कितना है बच्चों 4,000। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट क्या लिखा है पैकिंग सामग्री का स्टॉक। स्टॉक हमारी क्या होती है बच्चों संपत्ति है, कोई समायोजन नहीं, एक एंट्री होगी। कहाँ लिखेंगे यहाँ पर आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना में, आर्थिक चिट्ठा की संपत्ति लेना बच्चों लिखा, क्या लिखा है पैकिंग सामग्री का स्टॉक कितना है 4,000 रुपया। क्लियर हो गया बच्चों। आगे बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट क्या है बच्चों रोकड़ शेष। रोकड़ शेष क्या है बच्चों हमारी संपत्ति है, तो कहाँ लिखेंगे हम संपत्ति में लिखेंगे, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति में लिखेंगे रोकड़ शेष कितना है बच्चों 2,000 रुपया। अब अगर ध्यान से देखो बच्चों आपकी लगभग जमा बाकी उधार बाकी के सारी की सारी एंट्री हो गई, इवन सारे समायोजन हो गए। अब एक एक करके चेक कर लेते बड़ा हमारे सारे समायोजन हो गए कि नहीं। हमारी पहली एंट्री
हाँ भाई आरण वाली पूंजी वाली हो गई। हमारी दूसरी एंट्री 10,000 की उधार बिक्री का लेखा करना बाकी था जो हमने इसकी दो इफेक्ट कर दिया बच्चों। आगे क्या लिखा है, बिक्री बही का योग से 2,000 रुपया ज़्यादा गिना है। बच्चों हम बिक्री में से क्या करेंगे, ज़्यादा गिना तो क्या करेंगे, माइनस करना पड़ेगा। तो इसकी ओनली एक इफेक्ट आएगी। क्यों, जब भी कभी बिक्री बही में योग से ज़्यादा गिना हो तो हमेशा माइंड में क्लियर करो, एक ही इफेक्ट आएगी, ओनली एक ही असर आएगी। कहाँ पर करेंगे, बिक्री में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आर्थिक चिट्ठा के जमा पक्ष में जाएंगे, सॉरी व्यापार खाते के जमा पक्ष में जाएंगे, बिक्री में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बिक्री बही में योग से ज़्यादा लिखा है, तो ये रहा व्यापार खाते के जमा पक्ष में क्या लिखेंगे, माइनस बिक्री भूल से योग 2,000 रुपया। तो 2,10,000 में से 2,00,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 2,08,000 रुपया। क्लियर हो गया। इसकी ओनली एक ही इफेक्ट आएगी, यहीं पे आएगी बस, और कहीं पे करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई भूल से योग अधिक लिखा है, इसलिए यहाँ पर एक ही इफेक्ट आएगा बस। क्लियर हो गया बच्चों, यही इसका पॉइंट का नया पॉइंट था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट चेक करो मैडम, हमारा पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा 2,000 रुपया 5%, ये भी हो गया। आगे बच्चों चौथा पॉइंट 4,000 फिटिंग वाला, हाँ ये भी हो गया। पांचवा पॉइंट, पांचवा क्या बोला है, एक ग्राहक को संपूर्ण माल का प्रदान न करने से करार कोर्ट में 4,000 रुपया चुकाने का दावा स्वीकार किया है। तो बच्चों ये वाली एंट्री हमारी बाकी है। तो बच्चों इसकी एंट्री कहाँ पर करेंगे, एक हम करने वाले हैं लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में करेंगे। क्या बच्चों, एक हम करेंगे लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में करने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर करार कोर्ट में क्या लिखेंगे, करार कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में, करार कोर्ट में 4,000 रुपया दावा मंजूर किया। ठीक है बच्चों, आप अपने हिसाब से लिखना, करार कोर्ट में दावा स्वीकार किया। ये पहली एंट्री आप कहाँ है बेटा, लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में, और दूसरी असर, इसकी दूसरी असर जाएगी आर्थिक चिट्ठा में। किस साइड जाएगी बच्चों, आर्थिक चिट्ठा के हम किस साइड लिखेंगे, पूंजी दायित्व बाजू, क्योंकि हमारी क्या है, एक तरीके के दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए दूसरी असर कहाँ जाएगी, आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में। चलिए लिखते हैं, दूसरा पक्की तल पर आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में लिखेंगे, करार कोर्ट में दावा स्वीकार किया, कितना, 4,000 रुपया। आगे देखो बच्चों, और कोई एंट्री इतनी बची है, तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया, पांचवा भी हो गया, छठा आदत मजदूरी 2,000 रुपया मजदूरी खाते लिखा है, परंतु मजदूरी सकल तर्पण में लिखना बैठे। बच्चों ये वाली एंट्री भी हमारी बाकी है, चलिए इसे भी लिख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, अदत मजदूरी 2,000 रुपये मजदूरी खाता लिखा है। बच्चों समायोजन की दो असर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक ही असर हो। क्यों भाई, अदत मजदूरी चुकाना मजदूरी मजदूरी खाते में लिख दिया, तो एक एंट्री यहाँ पर तो आपने लिख दिया, एक एंट्री तो पूरी होगी, परंतु व्यापार खाते का अदत मजदूरी चुकाना बाकी मजदूरी सकल तर्पण में लिखना रह गया। मतलब आर्थिक चिट्ठा में चुकाना बाकी मजदूरी लिखना रह गया। चुकाना बाकी मजदूरी का मतलब क्या हुआ, दायित्व है, तो कहाँ लिखेंगे, आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में लिखेंगे चुकाना बाकी मजदूरी, चुकाना बाकी मजदूरी कितना है बच्चों, 2,000 रुपया। ओनली एक इफेक्ट आएगा बस। क्लियर हो गया, क्यों एक इफेक्ट आएगा, इसका रीजन आपने समझ लिया। बच्चों अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा बड़ा ये भी सारी एंट्री हो गई, यहाँ की सारी एंट्री हो गई, समायोजन की सारी एंट्री हमारी लगभग सारी एंट्री हो गई। अब हमें क्या करना है बच्चों, टोटल मानना है। टोटल मानना तुम्हारे सारे बच्चों को आता ही है, लेकिन फिर भी हम सिखा देते हैं कैसे टोटल मारा जाता है। बच्चों सबसे पहले व्यापार खाते का टोटल मारेंगे, जमा साइड का टोटल मारो बच्चों, कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 2,08,000। तो ज़्यादा इसी साइड का आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2,08,000। अब बच्चों 2,08,000 में से हम क्या करेंगे बच्चों, अरे बच्चों इसको निकालना बाकी रहेगा। 1,06,000 में से 2,000 माइनस करो बच्चों, कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 1,04,000। ठीक है, अब बच्चों 1,04,000 प्लस 10,000 दोनों में से माइनस करेंगे बच्चों, कितना, 2,08,000। तो बच्चों कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 94,000, 94,000। क्लियर बच्चों, तो यहाँ पर अगर इधर साइड बचेगा तो हम क्या लिखेंगे, सकल लाभ।
तो बच्चों सकल लाभ की दूसरी इफेक्ट कहाँ पर जाएगी, लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सकल लाभ। चलिए लिख देते हैं लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में। तो बच्चों अब लाभ हानि खाते का टोटल मारेंगे, तो इधर का टोटल मारे, देखो किस साइड का ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है जमा साइड का, तो यहाँ पर लिखेंगे 94,000। ठीक है, यहाँ पर अपने यहाँ पर भी लिखेंगे 94,000। अब बच्चों 94,000 में से इन सभी को माइनस कर दो बच्चों, तो कितना आएगा, कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचने वाला है 65,200। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, शुद्ध लाभ। ठीक है बच्चों, क्या बचने वाला है, यहाँ पर बचने वाला है शुद्ध लाभ। इसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, लाभ हानि वितरण खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ कितना है बच्चों, 65,200। अब हम किसका टोटल मारेंगे बच्चों, इसका टोटल मारेंगे। चलिए इसका टोटल मारो, कितना आएगा बच्चों, इसका टोटल मारेंगे तो हमारे पास आएगा 656। क्लियर। आगे बच्चों चलिए अब इसका तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे 65,656। अब बड़ा 65,656 में से 3200 माइनस करेंगे बच्चों, तो कितना बचेगा यहाँ पर 65,456। अब हम क्या करेंगे इसको बच्चों, पार्थिक और प्रिया के अनुपात में क्या करेंगे, बांटेंगे। और बच्चों किताब में तो अनुपात नहीं दिया था, तो नहीं दिया तो क्या करेंगे हम, 1:1 मानेंगे। तो हम यहाँ पर पार्थिक और प्रिया के अनुपात में 1:1 में बांटेंगे। तो 65,456 को बड़ा 1:1 में बांटो। कैसे बांटेंगे, 65,456 और 2, 1:1 मतलब 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। डिवाइड करेंगे हम 2 से, और प्रिया के कितना बच्चों, 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 32,728। कितना बच्चों, सॉरी कितने, यहाँ पर 65,456 है बड़ा, सॉरी 65,456। तो 1:1 में बांटो कितना आएगा बच्चों, 31,228। कितना आएगा, 31,228। इसका भी आएगा 31,228, क्योंकि 1:1 में दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा। क्लियर। इसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ पर जाएगी बच्चों, इसकी दूसरी इफेक्ट यहाँ पर आएगी। क्या लिखेंगे, वितरण पात्र लाभ। तो यहाँ पर लिखेंगे वितरण पात्र लाभ। तो पार्थिक में कितना लिखेंगे बच्चों, 31,228। यहाँ लिखेंगे 31,228। बच्चों आप लोग अपने इस तरीके से अच्छी राइटिंग में लिखना। बच्चों मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है बच्चों, और स्पीड में समझाना पड़ता है क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है इसीलिए। ठीक है, चलिए आप जमा साइड का टोटल मारो बच्चों। जमा साइड का टोटल मारोगे तो कितना आएगा बच्चों, 48,508 होगा। ठीक है, अब पार्थिक का टोटल मारो बच्चों, कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 57,000। यहाँ पर बड़ा किस साइड का, इधर का, तो देखो देख आपको टोटल बड़ा हिसाब से मानना किस साइड का टोटल आ रहा है। तो इधर का टोटल माने कितना आ रहा है बच्चों, 57,148। इधर का टोटल आ रहा है, तो दोनों बाजू यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 48,508, इधर लिखेंगे 57,148। ठीक है, चलिए अब बड़ा 48,508 में से इस दोनों को माइनस करेंगे बच्चों, तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 45,116। क्लियर। अब 57,148 में से माइनस करेंगे बच्चों, 148 में से माइनस 57,148 में से माइनस करो इन दोनों को बड़ा, कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 52,084। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, शेष आगे ले गए। ठीक है बच्चों, कहाँ लिखेंगे, आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में, पार्थिक और प्रिया का पूंजी। यहाँ पर मैंने पूंजी खाता लिख दिया, पार्थिक और प्रिया जो अमाउंट था मैंने लिख दिया। यहाँ पर दोनों को टोटल मारेंगे, कितना आएगा बच्चों, 97,200 आएगा। आगे क्या करना है बच्चों, ध्यान दीजिए, आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर अब हमें क्या करना है, आर्थिक चिट्ठा का टोटल मारना है। बच्चों सबसे पहले संपत्ति लेने का टोटल मारो, इन सभी का टोटल मारो बच्चों, कितना आ रहा है, सभी का टोटल मारो, कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा 1,47,200। ठीक है, और इधर का भी टोटल कितना आना चाहिए, 1,47,000। अगर 1,47,000 आ रहा है बच्चों,
1,47,200 आ रहा है, तो आपका उत्तर क्या होगा, एग्जैक्टली राइट होगा। ठीक है बच्चों, अगर बैलेंस शीट का दोनों आंसर समान आ जाए तो समझ जाना आपका उत्तर क्या होगा, राइट होगा। बच्चों ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और काफ़ी ज़्यादा लेंदी सवाल था बच्चों, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप, मैं वादा करता हूँ बड़ा आपको ये सवाल अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर बच्चों सवाल समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट IMP क्वेश्चन के साथ में। बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।